नमस्कार साथियों। आज हम पुनः लौटे हैं शीत युद्ध के लास्ट चैप्टर की ओर। पूर्व में हमने शीत युद्ध के लगभग सभी कंसेप्ट के बारे में आपको विस्तृत जानकारी दी, जिसमें हमने आपको समझाया कि जो कोल्ड वार की ड्यूरेशन थी वो 1945 से लेकर 1991 तक कोल्ड वार की ड्यूरेशन थी। उसी दौरान किस प्रकार से शीत युद्ध में शिथिलता आई, तो उसे हमने वेदांत के रूप में आपको समझाया, तनाव शिथिलता के रूप में आपको समझाया। और हमने आपको बताया कि अफ़गान संकट क्या था, जिससे कि न्यू कोल्ड वार उदित हुआ और अफ़गान संकट की वजह से पुनः किस प्रकार से इन दोनों देशों के अंदर तनाव बढ़ गए। और उसी कड़ी में हम आगे आज चर्चा कर रहे हैं जो शीत युद्ध है उसकी समाप्ति की, और समाप्ति के साथ क्या वो कारण रहे जिसकी वजह से शीत युद्ध समाप्त हुआ, और शीत युद्ध की वो क्या कारण ऐसे बने जिसकी वजह से शीत युद्ध अचानक यकायक समाप्त हो गया 1991 में। उन घटनाओं पर हम यहाँ प्रकाश डालेंगे। और दूसरा हम देखेंगे कि वो इसका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा। तो आज लास्ट टॉपिक के रूप में हम शीत युद्ध के अंत, उसकी प्रमुख घटनाएं और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर उसके प्रभाव की चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे कि जो शीत युद्ध था, जो दो महाकाय भीमकाय शक्तियों के बीच लड़ा गया, जिसमें अमेरिका और सोवियत संघ प्रमुख रूप से थे। बाद में नव शीत युद्ध में ब्रिटेन, चाइना और फ्रांस भी इसमें जुड़ गए। इनके जो स्थान था जो यूरोप से बदल के वो पहुंच गया था फारस की खाड़ी तक, हिंद महासागर तक। तो उसी कड़ी में हम देखेंगे कि 1987 में 1987 में दिसंबर 1987 में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच एक ऐसी ऐतिहासिक संधि हुई जिसे INF के नाम से हम जानते हैं। जो INF संधि थी वो दिसंबर 1987 में हुई थी और इन दोनों देशों ने उस पर हस्ताक्षर किए। और संधि में दोनों देश इस बात पर सहमत हुए कि कम दूरी के जो प्रेक्षेपात्र हैं उनको हम नष्ट कर देंगे। तो ये पहला कदम था 1987 में शीत युद्ध में कमी के रूप में हम इसे देख सकते हैं। जो INF संधि हुई थी इसमें दोनों देश स्वेच्छा से सहमत हो गए थे कि हम कम दूरी के जो प्रेक्षेपात्र हैं उनको नष्ट कर देंगे। अगली जो घटना घटित हुई वो 9 दिसंबर 1989 को 1989 को बर्लिन की दीवार का अंत हो गया। जो बर्लिन की जो दीवार खिंच गई थी सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान, उस बर्लिन की दीवार का पतन हो गया। और 1 जुलाई 1990 को यानी कि जर्मनी का आर्थिक एकीकरण भी हो गया। और 3 अक्टूबर 1990 को जर्मनी का एकीकरण हो गया। जो जर्मनी की दीवार थी उसका ढहना, वो तो आप ध्यान रखेंगे, 1989 में हुई। फिर 1990 में दोनों जर्मनी का आर्थिक एकीकरण हुआ और 1990 में ही जर्मनी का क्या हुआ, एकीकरण हो गया। और 1 जुलाई 1991 को वार्सा पैक्ट समाप्त हो गया। जो 1955 में वार्सा पैक्ट बना था सोवियत संघ की तरफ से, जो एक सैनिक संगठन था, वो भी समाप्त हो गया। अब एक जो स्टार्ट संधि हुई थी इस पे भी हम चर्चा करेंगे कि ये स्टार्ट संधि क्या थी। जुलाई 1991 में अमेरिका व सोवियत संघ ने सामरिक हथियारों की कटौती से संबंधित एक संधि की, जिसे स्टार्ट संधि के रूप में हम जानते हैं। और इसके अंदर क्या हुआ था, एक बड़ा फैसला दोनों देशों ने किया था स्वेच्छा से, और ये था कि हम परमाणु अस्त्रों में स्वेच्छा से 30% कटौती कर लेंगे। तो इस वजह से भी शीत युद्ध में लगातार शिथिलता आ गई थी। इससे पूर्व हमने INF संधि देखी 1987 की, जिसमें कम दूरी के और मध्यम दूरी के जो प्रेक्षेपात्र हैं उनको नष्ट करने पर सहमति बनी। फिर 1991 में आप देख रहे हैं कि स्टार्ट संधि हुई, जिसमें कि 30% परमाणु हथियारों को दोनों देश समाप्त करने की ओर सहमत हो रहे हैं। जर्मनी का एकीकरण हो गया, जर्मनी की बर्लिन की दीवार का ढह जाना, ये सब वो कारण थे जिनकी वजह से शीत युद्ध में शिथिलता बिल्कुल आ चुकी थी। और यहीं से शीत युद्ध को हम समाप्ति की ओर देख रहे थे। अब हम उन कारणों पर थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं जिनकी वजह से शीत युद्ध समाप्त हुआ। तो उसमें सबसे बड़ा कारण था मिखाइल गोर्बाचेव की व्यक्तिगत वास्तविक नीतियाँ और जो उनकी नीतियाँ थी। और वो नीतियाँ कौन कौन सी थी, उनकी एक तो
पेरेस्ताइका और ग्लासनोस्त, दो इस प्रकार की उनकी दो नीतियां थी, जिसकी वजह से वहाँ पर जो उनकी बंद अर्थव्यवस्था थी उसको खुली अर्थव्यवस्था के रूप में उन्होंने स्वीकार किया और पुनर्निर्माण की ओर अपने देश को झोंक दिया। जिससे क्या हुआ कि उन्होंने सभी वैश्विक रूप से अपने आप को जो उन्होंने काट के रख रखा था, सोवियत संघ किसी से संपर्क नहीं कर रहा था, उसमें उन्होंने उस चीज़ को समाप्त करके दो नीतियाँ अपनाई मिखाइल गोर्बाचेव ने, और वो थी ग्लासनोस्त और पेरेस्ताइका। तो इन दोनों नीतियों को आप ध्यान रखेंगे कि जो सोवियत संघ के जो राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचेव, उनका बहुत बड़ा योगदान था शीत युद्ध को समाप्त करने में। और उनकी दो कौन सी नीतियां थी जिनके कारण शीत युद्ध समाप्त हुआ, तो आप ध्यान रखेंगे, एक तो ग्लासनोस्त और एक पेरेस्ताइका। और फिर सोवियत संघ की आर्थिक मजबूरियां ऐसी हो गई थी कि सोवियत संघ अपने ही जाल में इतना फंस गया था कि वो बाहर से तो कुछ सामान खरीद नहीं रहा था, या फिर उसकी जो अर्थव्यवस्था थी वो बंद अर्थव्यवस्था के रूप में काम कर रही थी, जिससे कि वो बिल्कुल रूप से आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गया था। तो ये समय की मांग भी थी, और इस नब्ज को पकड़ा राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव ने, और उन्होंने खुली नीति को अपनाया, खुली बाजार नीति को अपना लिया, जिससे कि उसके देश की आर्थिक स्थिति से मजबूत हो सके। और जैसे ये बदलाव हुआ तो उसकी जो साम्यवादी नीतियां थी वो कहीं ना कहीं इससे टकराई, और उन टकराने से क्या हुआ, वो पूंजीवादी व्यवस्था की ओर मुड़ गए। और इसी ड्यूरेशन में 1991 में क्या होता है, सोवियत संघ का बिखराव हो जाता है। सोवियत संघ 10 हिस्सों में विभक्त हो जाता है, और 10 हिस्सों में विभक्त होते ही उसकी शक्ति कमज़ोर हो जाती है, और कमज़ोर शक्ति होते ही शीत युद्ध स्वतः ही समाप्त हो जाता है। क्योंकि मैंने पूर्व में आपको बताया था कि जो शीत युद्ध था, दो महाकाय शक्तियों के बीच लड़ाई जाने वाला युद्ध था। जब एक महाशक्ति कमज़ोर हो गई और 10 हिस्सों में विभक्त हो गई, तो स्वतः ही एक शक्ति कमज़ोर पड़ गई, और कमज़ोर पड़ने से ही शीत युद्ध समाप्त हो गया। तो अब हम देखेंगे कि साम्यवादी देशों में लोकतंत्र और बाजार अर्थव्यवस्था की भी मांग होने लगी थी। जो साम्यवादी देश थे वो बिल्कुल त्रस्त आ चुके थे इस ड्यूरेशन में, शीत युद्ध की ड्यूरेशन में, एक ही तरीके की व्यवस्था को अपनाकर, जिससे उनका विकास भी नहीं हो पा रहा था, और पूरा नियंत्रण राज्य के पास था, जिससे व्यक्ति की स्वतंत्रता भी बाधित हो रही थी। तो इससे उनमें लोकतंत्र को अपनाने की भावना जागृत हुई, और खुली बाजार व्यवस्था को भी अपनाने की भावना जागृत हुई। अब हम इसी ड्यूरेशन में हम आगे देखेंगे कि शीत युद्ध की समाप्ति का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा। तो ये अपना टॉपिक फिर समाप्त हो जाएगा। तो शीत युद्ध की जो समाप्ति थी उसका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव पड़ा कि शीत युद्ध की समाप्ति के वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के तनाव केंद्रों में कमी आई, और कतिपय संकटपूर्ण समस्याओं का हल खोजना आसान हुआ। ईरान इराक युद्ध की समाप्ति, अफगान समस्या का समाधान, नामीबिया की स्वतंत्रता, कुवैत को मुक्त कराने में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ ने मिलजुल कर कार्य किया, और संयुक्त राष्ट्र संघ प्रभावी भूमिका में अदा कर सका। इसका प्रभाव ये पड़ा कि जो छोटी छोटी समस्याएं थी विश्व में, जहाँ भी संकट चल रहे थे, जैसे ईरान इराक युद्ध हो रहे थे, नामीबिया में संकट चल रहा था, तो वो सब संकट समाप्त होने लगे। कुवैत मुक्त हो गया, और मुक्त कराने में किसने भागीदारी निभाई? यूएनओ ने। जो यूएनओ पंगु हो चुका था, उस यूएनओ ने अपनी प्रभावी भूमिका निभाई, और उसका साथ किसने दिया? सोवियत संघ ने उनका साथ दिया। तो जो संकट और तनाव के केंद्र थे उनमें विश्व राजनीति में शीत युद्ध समाप्त होते ही स्वतः ही कमी आ गई, क्योंकि प्रत्येक देश जो युद्ध में अपने आप को लगाए हुआ था, युद्ध में रत था, हथियारों का भंडारण कर रहा था, वो सब अब देश के विकास की ओर सोचने लगे थे, क्योंकि शीत युद्ध समाप्त हो चुका था। अब शीत युद्ध की समाप्ति से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मुख्य मुद्दे सुरक्षा और विचारधारा के बजाय क्या हो गए थे? व्यापार और पूंजी निवेश बन गए थे। तो जो सुरक्षा की भावना उनके अंदर पहले थी कि यार कैसे भी हमारे देश को हमें सुरक्षित करना है, हमारे देश को युद्ध से बचाना है, उसके लिए हथियारों का संग्रहण करना है, सेना में अधिक भर्ती करनी है, अधिक पैसा सेना पर खर्च करना है, तो वो उस चीज़ में कमी आई, और देश अपने विकास के लिए सोचने लगा, और वो विकास का माध्यम क्या था? व्यापार और पूंजी निवेश। तो धन्यवाद फ्रेंड्स। मैं समझता हूँ कि शीत युद्ध का पूरा चैप्टर जो एक बड़ा कॉन्सेप्ट है आपके बीए पार्ट 3rd ईयर में इंटरनेशनल रिलेशन जो विषय है उसके अंदर,
ये आपके समझ में आ गया होगा। और अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप मेरे सारे वीडियो क्रम वाइज देखें, जिससे कि आपको पूरा शीत युद्ध समझ में आ जाएगा कि शीत युद्ध कैसे आरंभ हुआ, शीत युद्ध क्या था, शीत युद्ध की जो नीतियाँ थी वो क्या क्या थी, किन किन के मध्य लड़ा गया, कहाँ कहाँ लड़ा गया, और इसके अंदर जो साधन अपनाए थे वो कौन से साधन थे, अफगान संकट क्या था, U2 विमान कांड क्या था, क्यूबा संकट क्या था, हॉटलाइन एग्रीमेंट क्या था, साल्टा 1 साल्टा 2 क्या थी, और जो अपनी स्टार्ट संधि है वो क्या थी। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, और जब ये समझ में आ जाएंगी तो आपको पूरा शीत युद्ध समझ में आ जाएगा। आप इसको क्लासीफाई कर लेना, 1945 से लेकर 1979 तक पुराना शीत युद्ध, और 1979 के बाद 1991 तक पुराना नया शीत युद्ध। तो इन दोनों को जब आप क्लासीफाई कर लेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। धन्यवाद।